हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कशन लेके आए हैं। और यकीन मानिए इस ऑब्जेक्टिव डिस्कशन में सिर्फ उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आपके बिहार बोर्ड में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं और ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास जाइलम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। क्यों जाइलम क्यों होगा, क्योंकि फ्लोएम खाना का परिवहन करवाता है, जाइलम पानी का परिवहन करवाता है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पादप में जाइलम का कार्य है। अभी जस्ट पढ़े हम, पादप में जो है जाइलम का कार्य होता है जल में संवहन करवाना या जल का संवहन करवाना। किसका काम होता है, जाइलम का काम होता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है वह जय प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। शरीर में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो शोषण, पोषण, उत्तेजनशीलता और हमारे पास है उत्सर्जन। तो इसमें से किस प्रक्रिया के दौरान जो है शरीर में ऊर्जा बनता है। तो सबसे पहली बात तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत सारे बच्चों को डाउट कंफ्यूजन रहता है कि सर पोषण से ही तो ऊर्जा बनता है। नहीं, पोषण एक खाना खाने का प्रक्रिया है। खाना खाने को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, लेकिन खाना को पचा करके ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को हम शोषण बोलते हैं। ठीक है, इसका और अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 4 नंबर में कहता है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। निम्न में विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है। तो पहली बात ऑप्शन नंबर ए को देखो अगर, तो नहीं लग रहा है, यानी बड़ा पदार्थ जो है टूट करके दो छोटा पदार्थ बना है। यानी हमारे पास ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया है। 2 नंबर अभिक्रिया को देखो गौर से, हमारे पास दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नया बड़ा पदार्थ बना है, यानी एक संयोजन अभिक्रिया है। और तीसरा ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन में देखो तो एक हमारे पास धातु है जो दूसरे धातु को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, यानी कि हटा रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया का यही तो परिभाषा होता है, परिभाषा यही होता है विस्थापन का, कि एक ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है। अर्हेनियस जो होता है, अर्हेनियस का जो परिभाषा था उसका ये था कि वो H+ आयन का क्या करता है, त्याग करता हो या H+ आयन को बढ़ाता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं छठे की तरफ। छठा क्वेश्चन बोलता है कि टार्ट्रिक अम्ल निम्न में किसमें पाया जाता है, इमली में, टमाटर में, संतरा में, सिरका में। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है। सिरका में होता है हमारा होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में होता है हमारा टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, एक धातु जो हथेली पर पिघलती है, वो कौन सा धातु है, तो सीजियम है। कौन सा है, सीजियम। सीजियम वो धातु है जो हथेली पर रखने पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, यानी इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, जाहिर सी बात है दाढ़ी बनाने के लिए जो है हमको छोटा छोटा बाल देखना है, यानी उसमें हम ऐसा दर्पण का उपयोग करेंगे जो दर्पण जो है प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, वस्तु से ज्यादा प्रतिबिंब बनाता है। यानी हमारे पास समतल तो ऐसा प्रतिबिंब बनाता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल के बारे में अगर बात करें तो उत्तल वैसा प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु से छोटा बने। अगर अवतल के बारे में बात करें तो अवतल ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु से बड़ा बने। तो जाहिर सी बात है हमको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो हमको कौन सा आंसर मारना होगा, इसमें सी मारना पड़ेगा, यानी अवतल दर्पण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए हम, 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता निकालना है। पहली बात तो क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है मास्टर, क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास P बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, क्या फोकस दे रखा है, क्या, हाँ बिल्कुल दे रखा है, यानी F दे रखा है हमको। F कितना है, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f कितना दे रखा है, 1। तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब चूंकि हमको पता है कि क्षमता को हम मापते हैं डायोप्टर में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक, अब दिमाग में आएगा सर
एक डायोप्टर तो निकाल चुके हैं, यहाँ माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो इसका क्या आंसर होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। आपको दिमाग में रखना होगा कि जो हमारे पास जो अगर उत्तल लेंस के बारे में बात करता है तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो माइनस नहीं होकर के प्लस होता है, यानी इसलिए क्या आ जाएगा आंसर इसका, प्लस आएगा। उत्तल का फोकस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए, हम याद भी करवाए थे कि 25 सेंटीमीटर होता है इसका दूरी, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से, संलयन को क्या कहा जाता है, अगर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होती है, मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम निषेचन कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीधा एक आरेख खींचा जाए, एक लाइन खींचा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मास्टर, डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। बड़ा अच्छे से इसको याद करवाए थे। भूमिगत जल का उदाहरण जो होता है वो क्या होता है, हमारा कुआं होता है। क्या होता है, कुआं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन का परमाणु होता है, ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ये हमको पता करना होगा। यानी ओजोन होता क्या है, तो ओजोन के बारे में अगर कोई पूछता है तो बोलेंगे O3 को हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। O3 को क्या कहते हैं हम, ओजोन कहते हैं। जाहिर सी बात है O3 लिखवा रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में 3 गो परमाणु होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है। ब्रोकली का विकास जो है कृत्रिम विधि से होता है। किस विधि से होता है, कृत्रिम विधि से होता है। ठीक बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है पौधे और जंतु की कोशिका का विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर पौधे और जंतु विज्ञान की, जंतु के कोशिका का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं उसको, कोशिका विज्ञान कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, 17 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में करती है, तिरछी रेखा में करती है, तो सीधी रेखा में करती है। प्रकाश की किरण गति करती है सीधी रेखा में। किस रेखा में, सीधी रेखा में। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करो, अगर क्वेश्चन नंबर 17 तो गायब है, 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, सदा 19 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 19 देख लेते हैं। 19 में क्या बोला गया है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो बिल्कुल बराबर आएगा। यानी क्वेश्चन में ये कहता है कि हमारे पास जो है एक वस्तु है, वस्तु को हम कहाँ रखें, उत्तल लेंस के किस दूरी पर रखें कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेगा। हमको अच्छे से पता है कि अगर हम प्रतिबिंब बराबर बनाना चाहते हैं तो ऐसा कब बनता है, जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है और बिल्कुल बराबर बनता है। यानी बोल देंगे वक्रता केंद्र मतलब क्या, फोकस का दोगुना। क्या ऐसा ऑप्शन में देखो तो है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा क्या है, क्या फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर है क्या, हाँ बिल्कुल है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो जाहिर सी बात है कीट का पंख भी उड़ने में काम आता है और चमगादड़ के पंख भी उड़ने में काम आता है। तो एक बात जो हम दिमाग में रखेंगे, सुनना, दो टर्म होता है। एक टर्म होता है हमारे पास समजात अंग, एक होता है समजात अंग, ठीक, और एक होता है हमारे पास संवृत्त अंग। इसको भी लिख लेते हैं। एक होता है संवृत्त अंग। सुनना, समजात अंग का मतलब होता है वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति बिल्कुल समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसे हम समजात अंग बोलते हैं। और संवृत्त अंग उसको बोलते हैं वैसा अंग जिसका काम सेम हो लेकिन उत्पत्ति अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं,
समृद्ध अंग। यानी काम अगर सेम हो जाए, उत्पत्ति अलग अलग हो जाए, उसे क्या बोल देंगे? समृद्ध अंग। जाहिर सी बात, अभी बात करें अगर कीट का और चमगादड़ का, तो बोले हम कीट का पंख और चमगादड़ का पंख दोनों उड़ने में काम आ रहा है, यानी काम दोनों क्या है? सेम है, लेकिन उत्पत्ति क्या है? अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास है अड़हुल किस प्रकार का फूल है? अड़हुल जो है किस प्रकार का फूल है? एक लिंगी है, दो लिंगी है, या क्या है? किस प्रकार का फूल है? तो बोलेंगे हमारे पास जो है अड़हुल एक प्रकार का द्विलिंगी पुष्प होता है। किस प्रकार का पुष्प होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है कि शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का क्या मुख्य कार्य होता है? रक्त पट्टिकाणु कहने का मतलब होता है प्लेटलेट्स, यानी हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? तो जाहिर सी बात हमको पता है, रक्त जो है, रक्त में जो प्लेटलेट्स होती है वो रक्त को जमाने में काम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मास्टर? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखो तो इसमें ऐसा कुछ है क्या? इसमें है क्या? हाँ है, रक्त को जमाने में सहायता करती है। तो लिख देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 24 नंबर क्वेश्चन है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? लेटेक्स जो है कहाँ पाई जाती है? लेटेक्स मतलब होता है चिपचिपा तरल पदार्थ। कहाँ पाया जाता है? जाहिर सी बात है, पीपल में भी होता है, कनेर में भी होता है, बरगद में भी होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि मनुष्य में स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में स्पाइनल नर्व की संख्या 31 होती है। कितना होती है? 31 होती है। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर इसका 25 का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 का ए हो जाएगा, यानी 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म कहने का मतलब होता है हमारे पास क्षार। क्या होता है? क्षार। अम्ल मतलब तो जानते ही है। सुनो, अम्ल और क्षार को पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका हमारे पास होता है, 90% केस में हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। अगर हम अम्ल के बारे में चर्चा करें, अम्ल के बारे में, तो याद रखेंगे जिसके शुरू में जो है, शुरू में हमको अगर हाइड्रोजन दिख जाता है उसको हम अम्ल बोल देते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए याद रखेंगे। ठीक है, अगर क्षार के बारे में कोई बात करता है, क्षार बोले कोई या फिर भस्म बोले, क्षार बोले या भस्म बोले, भस्म बोले, दोनों के लिए हम एक बात याद रखते हैं, जिसके लास्ट में OH दिखेगा उसे हम क्या बोल देंगे? भस्म बोल देंगे या क्षार बोल देंगे। ठीक बात? ठीक है। अगर यहाँ अगर पकड़ने बोलता है हमको कि इसमें से कौन सा भस्म नहीं है, यानी कौन सा इसमें OH नहीं लगा हुआ है, देखो तो सब में दिख रहा है ना, इसके लास्ट में OH दिख रहा है ना, मतलब क्या हो गया है? भस्म हो गया, क्षार हो गया। इसके लास्ट में OH दिख रहा है ना, भस्म हो गया, क्षार हो गया। इसके लास्ट में OH दिख रहा है ना, भस्म हो गया, क्षार हो गया। इसके लास्ट में OH नहीं दिख रहा है, ना H दिख रहा है, ना तो ये अम्ल है और ना ही क्षार है, यानी क्या हो गया? ये लवण हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम डी मार देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है मास्टर? देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, C6H12O11, C6H12O11 कहाँ पर है? बी नंबर, मार देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। अब क्रायोलाइट का पूछोगे सर फॉर्मूला क्या होता है? क्रायोलाइट तो ठीक। अगला हमारे पास है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, उसको चाकू से भी हम काट सकते हैं, यानी थोड़ा सा मुलायम टाइप का, सॉफ्ट टाइप का होता है। तो मार देंगे इसका ऑप्शन मार देंगे हम लोग बी मार देंगे, यानी सोडियम Na। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम जो है 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोलता है इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो है कितना आबंध होता है, कितना बंधन होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, इथिलीन, इन यानी डबल बॉन्ड, इन यानी कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? इथिलीन बोलते हैं। डबल बॉन्ड है क्या? हाँ है, बी ऑप्शन नंबर है, बी मार देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्न में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो जाती है? ऐसा क्या पिएंगे तो हम थोड़ा मात्रा पिएंगे तो मृत्यु हो जाएगा? इथेनॉल तो सब पीता ही है, इथेनॉल यानी दारू। मिथेनॉल अगर कोई पीता है, मिथेनॉल अगर पीता है, इसका थोड़ा मात्रा भी अगर पी लिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहती है? किस तरह के जल से उत्पन्न होती है? तो हमको दिमाग में सिंपल क्लियर रहता है कि बीमारी कर रहा है तो गंदा जल में ही होगा, खराब पानी में ही होगा, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। डेंगू करने वाला मच्छर जो होता है वो शुद्ध जल में उत्पन्न होता है, शुद्ध जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
बाजार में बिकने वाला चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है? कौन सा धातु होता है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? हमको पता है सोडियम होता है। सोडियम के अलावा कौन सा? तो हम एक ट्रिक याद रखेंगे, एक ट्रिक याद रखेंगे, नकली। नकली, इसको याद रखेंगे। यानी हमारे पास जो है सोडियम भी हो जाएगा, पोटेशियम भी हो जाएगा और लिथियम भी हो जाएगा। इन तीनों धातुओं को जो है हम क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या? है क्या? बिल्कुल है सर, लिथियम है। लिथियम है, लिथियम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। क्वेश्चन पूछता भी है कि एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोल देंगे? एल्युमिनियम की परत पर धातु की मोटी परत बनती है, उसे क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? इसमें से कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक कहने का मतलब होता है कि जो खुद इलेक्ट्रॉन ले ले और सामने वाला को क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन छीन ले। ऐसा कौन सा होगा? इसमें बताओ तो, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है? इलेक्ट्रॉन को लेने वाला एक ही हो सकता है हमारे पास, वो कौन है हमारे पास? हो जाएगा H2S हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होगा? सबसे अधिक क्रियाशील वही होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगा। देखो तो इसमें सबसे कम हाइड्रोजन संख्या किसके पास है? सबसे कम हाइड्रोजन संख्या किसके पास है? किसके पास है? तो बोल देंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर सी नहीं, डी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सर तीनों गो लेकिन इसमें 4 गो है। तो यहाँ पे देखो 3 गो है, तो लेकिन इसमें बॉन्डिंग जो है इसमें डबल बॉन्ड होगा, लेकिन एक्स्ट्रा एक हाइड्रोजन बच जाता है। जैसे बना के दिखा देते हैं हम आप लोग को। अगर हमारे पास बात करें कार्बन कार्बन है, इसमें अगर हाइड्रोजन बनाते हैं तो 4 हाइड्रोजन है, थोड़ा सा स्टेबल टाइप का है, स्टेबल टाइप का है 4 हाइड्रोजन। लेकिन अगर जब इसको बनाते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ इस प्रकार का बनता है, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन दे दिए लेकिन यहाँ एक ही हाइड्रोजन दिए। ऐसा करना उचित नहीं रहेगा, इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करोगे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डाइमिथाइल ईथर का आईपीसी नाम क्या होता है? डाइमिथाइल ईथर का आईपीएक नाम क्या होगा? देखो तो डाइमिथाइल ईथर को बना ले क्या? बिल्कुल बनाते हैं। 2 गो कार्बन है, जाहिर सी बात है। पहली बात तो यहाँ हाइड्रोजन गलत दे रखा है, देखते हैं इसका क्वेश्चन। डाइमिथाइल ईथर के बारे में जैसे बात करता है, इसका हम संरचना बनाते हैं। एक कार्बन धर देंगे, एक ऑक्सीजन धर देंगे, एक कार्बन धर देंगे। जाहिर सी बात है एक कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन होना चाहिए और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं मिथॉक्सी इथेन? ऐसा ऑप्शन में है क्या? मिथॉक्सी इथेन ऐसा ऑप्शन में है तो मार देंगे। मिथॉक्सी इथेन है, मिथॉक्सी मिथेन डी है, तो डी क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? अगला क्वेश्चन कहता है मेंडल ने मटर के पौधे का कितना गुण को सिलेक्ट किया था? 7 गुण को सिलेक्ट किया था और अपना अध्ययन, अपना शोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 40 नंबर में, ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन है। ऑक्सीजन को हम IAA भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का हम शॉर्टकट में IAA भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। ऑक्सीजन को हम IAA भी बोलते हैं, IAA। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? बोलेंगे इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड इसका दूसरा नाम है। एक प्रकार का क्या होता है? ये हार्मोन होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन होता है, जो पादप हार्मोन होता है। पादप हार्मोन क्या प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, इसमें एक ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है? शोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा बनता है ना, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का निष्कासन होता हो, ऊर्जा बनता हो, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो तो ऊष्माक्षेपी है क्या इसमें? बिल्कुल है, ऊष्माक्षेपी है क्या? हाँ है। कितना नंबर ऑप्शन में है? सी में है, तो मार देंगे सी। ठीक, अगला देखते हैं। 41 नंबर हो गया, आप देखेंगे 42 नंबर। 42 नंबर में कहता है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? जाहिर सी बात है हीलियम परमाणु के बारे में बात करते हैं तो हीलियम का पहली बात तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, 2 ये होता है। अगर बात करें अगर बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालना होता है उसके लिए क्या करते हैं? 2 8 8 18 18 32 और 32 ऐसा कुछ करके निकालते हैं। लेकिन हमारे पास जब हीलियम के बारे में बात करें तो हीलियम में जो हमारे पास इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ही 2 होता है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे 2 ही होता है। ऐसा ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है।
तो मार देंगे, है क्या, बी में है तो बी क्लिक कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जल में घुलनशील भस्म, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता हो अपचयन भी होता हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन क्या होता है, उपचयन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन आता है हाइड्रोजन जाता है। अपचयन किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन आता हो ऑक्सीजन जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, श्वेत ज्वाला का जो ज्वाला होगा वो श्वेत होगा, इसमें से कौन सा है ऐसा, तो मैग्नीशियम है। कौन सा है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब भी हम जलाते हैं तो वो श्वेत प्रकाश निकालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, टेनिन जो है कहाँ जमा हुआ होता है, वृक्ष की छाल में जमा होता है, पुराने जालम में जमा होता है, पुराने फ्लोए में जमा होता है, कि जड़ में जमा होता है। हमको पता है कि जो हमारे पास पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा के जो छाल होते हैं उसमें तरल चिपचिपा पदार्थ जमा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, टेनिन कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है, एक सामान्य मनुष्य में हृदय धड़कन की गति होती है, हृदय धड़कन की गति सामान्य मनुष्य में कितना होता है, आराम से लगा सकते हैं 70 से 80, कितना मार देंगे, 70 से 80। आगे देखते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कहता है। कहता है, यह है 47 सॉरी 48, क्या कहता है, हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, एसए नोड को कहा जाता है। एसए नोड कहाँ पर है, हाँ बिल्कुल है, ए नंबर में है, एसए नोड को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हृदय का पेस सेटर किसे कहा जाता है, उसे एवी नोड कहते हैं। हृदय का पेस सेटर कहा जाता है एवी नोड को, एवी नोड को, इसको भी याद रखेंगे हम लोग, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी ब्लड प्रेशर किससे नियंत्रित होता है। देखो तो इसमें क्या हमारे पास थायराइड है, थाइमस है, वृषण है, इसमें से कौन सा है जो रुधिर चाप को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल द्वारा। एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर होता है, उस ग्रंथि के द्वारा जो है रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा पादप हार्मोन पत्ती के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होती है। ऐसा कौन सा हार्मोन है पादप वाला जो पत्ती को मुरझा देती है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है बताओ तो। हमारे पास इसमें वो हार्मोन हमारा है एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। सबको पता होता है रंध्र से होता है, किससे होता है, रंध्र से होता है, रंध्र से होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक यानी किस प्रकार का खाना खाता है, कैसे खाता है, बोलेंगे ये जो हमारे पास होता है वो मृतजीवी होता है। किस प्रकार का जीव होता है, मृतजीवी होता है, यानी मरे हुए या फिर किसी भी जीवों को सड़ा गला करके जो है खाता है।